कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस की जाती है। यहाँ समंदर में भक्ति गूंजती है और पत्थरों में छिपा है हजारों सालों का इतिहास। उड़ीसा, जहाँ हर कोना कहानी बोलता है। आओ इस छोटे से सफर में मेरे साथ चले। ये सफर शुरू होता है पुरी के पवित्र किनारे से, पर ये कहानी सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं, ये कहानी है पूरे ओडिशा की, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया महसूस होता है। यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन से सीधा पुरी आ सकते हैं या फिर फ्लाइट से भुवनेश्वर, और वहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है ये अद्भुत धार्मिक स्थल जिसे पुरी और जगन्नाथ पुरी के नाम से जाना जाता है। ट्रेन जैसे ही पुरी स्टेशन पर रुकती है, हवा में एक अलग ही शांति महसूस होती है। पुरी स्टेशन से बस कुछ ही कदम दूर आपको ये जैपनीज टेम्पल मिल जाएगा, जिसे लोग सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम भी बोलते हैं, जहां आप कलाकारों को मूर्तियां बनाते हुए लाइव देख सकते हैं। अंदर जाने के लिए हमें कोई भी टिकट नहीं लगा था। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे, वहां से ऑटो लेकर आ जाइए बेड़ी हनुमान मंदिर। नहीं, उतर के सीधा मंदिर नहीं जाना है, ऑटो वाले को पे करके वहां से आप खुद होटल देखने के लिए जाए, क्योंकि अगर आप ऑटो वाले के साथ जाओगे तो उसका कमीशन भी आपके होटल के किराए में इंक्लूड हो जाएगा। और जहाँ पे आप उतरे हैं उस जगह को सिटी रोड कहते हैं। वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से सस्ते होटल मिल जाएंगे, और होटल के पास ही आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। होटल में नहा धो के फ्रेश होने के बाद आप निकल सकते हैं पूरी दर्शन के लिए। शुरुआत यही बेड़ी हनुमान मंदिर से कर सकते हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी ने यहीं पर हनुमान जी को बेड़ी में बांधा हुआ है, ताकि वो समंदर की लहरों को अपनी सीमा में बनाए रखे। मंदिर छोटा है लेकिन भक्ति बड़ी गहरी। मंदिर के बाहर की इस दुकान से आप जगन्नाथपुरी की कुछ यादें भी ले जा सकते हैं। अब चलते हैं पुरी की सबसे पवित्र जगह की तरफ, जगन्नाथ मंदिर। यहाँ से ऑटो लेना सबसे आसान है, सिर्फ 10-15 मिनट का सफर, और रास्ते भर आपको पुरी के रंग, लोग और बाजार मिलते रहेंगे। मंदिर के बिल्कुल पास गाड़ियां अलाउड नहीं होती, और शायद इसीलिए ये छोटी सी वॉक एक अलग ही सुकून देती है। सामने मंदिर का शिखर धूप में चमक रहा है, और रास्ते के दोनों तरफ छोटी बड़ी दुकानें, कहीं फूल माला बिक रहे हैं तो कहीं प्रसाद की मिठास। जैसे जैसे कदम बढ़ते जाते हैं दिल और हल्का लगने लगता है हर कदम मंदिर की तरफ नहीं, प्रभु की ओर बढ़ रहा है। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा और जूते चप्पल वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर वाली दुकानों में आप बहुत कम पैसों में ये सब जमा कर सकते हो, और दर्शन के बाद आपको वो सब वापस मिल जाएगा। अंदर दर्शन करने के बाद सबसे खास चीज यहाँ का महाप्रसाद है, यानी कि भगवान को चढ़ाया हुआ 56 भोग। ये सब कुछ मिट्टी के बर्तनों में और लकड़ी की आंच पर बनता है, बिना किसी मॉडर्न मशीनों के। ये प्रसाद आप मंदिर के अंदर ही आनंद बाजार नाम की जगह से ले सकते हैं। मंदिर से बाहर निकल के बस थोड़ा सा और आगे चल के आपको पुरी बीच के लिए ऑटो मिल जाएगा। बीच पे उतरने के बाद हमने सबसे पहले पास वाले OTDC के बुकिंग काउंटर से अपना नेक्स्ट 2 दिन का कोणार्क और चिल्का लेक का टूर बुक कर लिया। OTDC ओडिशा गवर्नमेंट का ऑफिशियल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर आप प्राइवेट से बुक करना चाहो तो आपको आसपास में ही प्राइवेट टूर बुकिंग ऑफिस भी मिल जाएंगे। समंदर के किनारे हवा का हल्का सा झोंका, पाँव के नीचे गीली रेत, और सामने वो अनंत समंदर, जहाँ तक नजर जाए बस नीलापन। यहाँ आते ही दिल में अलग से शांति भर जाती है। लेकिन बीच के आसपास जिंदगी अपनी रफ्तार में चलती रहती है। कहीं पर लोग शेल से बनी ज्वेलरी बेच रहे होते हैं, तो कहीं पर लोग ऊंट और घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं। बीच के पास का ये मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, ये उड़ीसा के रंगों से भरा एक जिंदा कैनवास है, जहाँ हर स्टॉल एक कहानी बताता है। अपने हाथों से बनी हुई मिट्टी की मूर्ति, शेल के फ्रेम और रंग बिरंगी कपड़ों से सजे हुए ये स्टॉल्स, सब में एक अलग ही वार्मथ है। लेकिन इस बीच का असली दिल उन रेत के कलाकारों के पास धड़कता है, जो अपनी उंगलियों से मिट्टी को एक रूप देते हैं। कभी जगन्नाथ जी का सैंड आइडल तो कभी साक्षात महादेव। हम जब गए उस दिन गणेश चतुर्थी भी थी, और इसीलिए हमें रेत से बने हुए गणेश जी के दर्शन करने को मिल गए। एक स्कल्पचर के पीछे घंटों की मेहनत छुपी हुई होती है। ढलती शाम, धीमी हवा और समंदर का सुकून, बस इसी के साथ उड़ीसा ट्रिप का पहला दिन यहीं खत्म होता है। कल मिलते हैं एक नए सफर, नए नज़ारे और नए एहसास के साथ। स्वागत है उड़ीसा यात्रा के डे 2 में। सुबह 6 बजे का वक्त है। आसमान में एक हल्का सा रेनबो, जैसे कुदरत खुद नए दिन का स्वागत कर रहा हो। हवा में थोड़ी सी नमी है, रास्ते खामोश है, और हम निकल पड़े हैं पंथा निवास की तरफ, जहाँ से शुरू होगा हमारा आज का सफर। सुबह के 6:30 बजे पंथा निवास के बाहर OTDC की बस तैयार खड़ी थी, और हमारे साथ कुछ नए मुसाफिर भी, और सबके चेहरे पर एक ही चीज, एक नए सफर की खुशी। बस 6:30 बजे ही पुरी से निकल चुकी थी, और अब सुबह के 7 बजे पहला स्टॉप ब्रेकफास्ट के लिए। गर्म चाय की खुशबू और रास्ते के ठंडे मौसम का परफेक्ट कॉम्बो। सुबह सुबह भुवनेश्वर पहुंचते ही सबसे पहला स्टॉप था लिंगराज टेम्पल। ये मंदिर भुवनेश्वर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शिवा टेम्पल माना जाता है। इसका आर्किटेक्चर पूरा कलिंगा स्टाइल में बना है, और अंदर जाते ही एक अलग शांति मिलती है।
कहते हैं यहीं से भुवनेश्वर का नाम पड़ा, भगवान त्रिभुवनेश्वर के नाम पर। मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं ये खुद धरती से प्रकट हुआ था। अगला स्टॉप था उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, दो पहाड़ियां और दो कहानियां जो लगभग 2000 साल पुरानी सिविल इंजीनियरिंग और कला का उदाहरण है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है इनका ड्रेनेज सिस्टम। बारिश के बाद बस कुछ ही मिनट में पूरा का पूरा पानी निकल जाता है बिना कहीं पर जमे। उदयगिरी के शिखरों से नीचे पूरा भुवनेश्वर दिखाई देता है और सामने खंडगिरी की पहाड़ी। यहाँ इतिहास, कला और प्रकृति तीनों एक ही फ्रेम में मिल जाते हैं। अगला स्टॉप था नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। भुवनेश्वर से थोड़ा सा बाहर स्थित इस जगह पर आपको शेर से लेकर डायनासोर तक एक से एक जानवर देखने को मिल जाएगा। अंदर जाके आपको कुछ इस प्रकार से बैटरी गाड़ी मिल जाएगी जो आपको अलग अलग जगहों पर लेके जाएगी। ये देखो, बोला था ना डायनासोर भी देखने को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हुला गिबन। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ये हमेशा दिखता नहीं है, डेंस फॉरेस्ट में मिलता है। इन्हें आप हिप्पोपोटेमस बोल सकते हैं और ये बुरा भी नहीं मानते। थोड़ा आगे ये मगरमच्छ अपनी दुनिया में मस्त और ये बड़ा सा पक्षी फिर दोबारा बैटरी गाड़ी में बैठकर निकले सफारी जोन के लिए। सफारी बस में बैठे सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट था क्योंकि यहाँ एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट में देखने का मौका मिलता है। सफारी जोन के अंदर सबसे पहले हमें ये ब्लैक बग खाना खाते हुए मिला, फिर ये भालू और कुछ हिरन ग्रुप में देखने को मिले, और हाँ, ये सोता हुआ शेर भी। लेकिन जो चीज देखने को नहीं मिली वो था व्हाइट टाइगर, जिसके लिए ये सफारी फेमस है। पर क्योंकि यहाँ सफारी में एनिमल स्पॉटिंग की गारंटी नहीं होती तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे। वापस आए तब तक ये ब्लैक बग यहीं पे खाना खा रहा था और लोग मुझे बोलते हैं कि तू धीरे खाना खाता है। बाहर आने के बाद इस जू का सबसे फेमस व्हाइट टाइगर एनक्लोजर में देखने को मिला। वो आराम से अपनी रफ्तार में चल रहा था, जैसे हर कदम के साथ अपनी शान दिखाता हो। ये सब देखते देखते लंच का टाइम हो जाता है। लंच के लिए आप जू के अंदर वाले रेस्टोरेंट में खा सकते हैं या फिर आप चाहो तो जू के बाहर वाले रेस्टोरेंट से भी खा सकते हो। अगला स्टॉप है धौली स्तूपा। भुवनेश्वर से थोड़ा दूर एक पहाड़ी के ऊपर बना ये सफेद स्तूपा शांति का प्रतीक है। कहा जाता है यही वो जगह है जहाँ कलिंगा युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक के दिल में पहली बार शांति का उदय हुआ था। ऊपर से पूरी दया नदी दिखाई देती है, वही नदी जहाँ कभी खून बहा था। यहाँ से बाहर निकले तो एक अलग ही स्वाद मिला। ये लोकल स्टार फ्रूट, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, बिल्कुल इस जगह की तरह जहाँ दर्द से शांति का जन्म हुआ था। इस सफेद स्तूपा को जापान के बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इंडिया के साथ मिलकर बनाया था। ये दोनों देशों के बीच शांति और मित्रता का प्रतीक है। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंगा देवा ने बनवाया था। इस मंदिर को बनने में लगभग 12 वर्ष लगे थे और करीब 1200 शिल्पकारों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया था। ये पूरा मंदिर सूर्य के रथ के रूप में है, 7 घोड़े और 12 चक्र, जो दिन के 24 घंटों और साल के 12 महीनों का प्रतीक है। सदियों के दौरान प्रकृति और समय ने इसकी कई परतें बदली है। मंदिर के कुछ हिस्से अब टूट चुके हैं, इसीलिए मुख्य गर्भगृह अब बंद है और केवल प्रवेश द्वार तक जाना ही संभव है। फिर भी हर चक्र, हर मूर्ति, हर पत्थर में वही तेज महसूस होता है, जैसे सूर्य देवता अब भी अपना रथ चला रहे हो। कोणार्क से वापस आते रास्ते में पड़ता है सैंड आर्ट म्यूजियम। इस जगह को ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनवाया है। यहाँ हर मूर्ति रेत से बनी है, बिना किसी ग्लू या सीमेंट के। बस आर्ट और पेशेंस का कमाल। कहीं भगवान जगन्नाथ दिखते हैं तो कहीं महात्मा गांधी जी। सैंड आर्ट म्यूजियम से थोड़ा ही आगे बढ़ते मिलता है रामाचंडी टेम्पल। समंदर के किनारे दया नदी के संगम पर एक छोटा सा मंदिर। यहाँ भीड़ नहीं मिलती पर प्रकृति अपने असली रूप में मिलती है। सूरज ढल गया और एक और खूबसूरत दिन कहानी बन गया। डे 2 यहीं खत्म होता है। कल मिलते हैं उड़ीसा के नए मंजर के साथ। सुबह सुबह फिर से पंथा निवास से निकलने का टाइम हो गया था, लेकिन इस बार बस थोड़ी अलग थी। सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं थी और एसी भी ठीक ठाक ही काम कर रहा था। डे 3 का स्टार्ट थोड़ा रफ था पर एक्साइटमेंट सेम ही थी। थोड़ी देर में बस एक छोटी सी ढाबा टाइप जगह पर रुकी। गर्मा गर्म डोसा और उसके साथ एक कप कॉफी। दिन की शुरुआत एकदम परफेक्ट लग रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन था अलरनाथ टेम्पल। बस एकदम मंदिर के पास रुकती है तो आप अपने जूते, चप्पल, मोबाइल वगैरह बस में ही रख के जा सकते हैं। मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती, इसीलिए दर्शन तुरंत हो जाते हैं। सामने ही ब्रह्मा गुड़िया मठ भी है। इस मंदिर के बाद बस एक रेस्टोरेंट पे रुकती है जहाँ पे आपको एडवांस में अपना लंच बुक करना होता है और आते टाइम रिटर्न में आप लंच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली नॉनवेज के ऑप्शन ज्यादा थे, इसीलिए हमने अपना लंच नहीं बुक किया। तो अगर आप भी वेजिटेरियन हो तो साथ में अपना लंच जरूर लेके आए। यहाँ से निकलने के बाद बस सीधा रुकती है चिल्का लेक के किनारे। ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी लगून। एक ऐसी लेक जो समंदर से जुड़ी भी है और अलग भी।
यहाँ पे बोटिंग के ऑफिशियल चार्जेस कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हो तो यहीं से बुक करना पड़ता है। हमारे OTDC टूर में बोटिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो चलिए सीधा बोटिंग के मजे लेने चलते हैं। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ता जाता है। हवा में एक अलग सी ठंडक महसूस होती है और चारों तरफ बस पानी और आसमान का मिलन। दूर तक शांति ही शांति। लगता है जैसे समय कहीं रुक सा गया हो। सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज और लेक का सुकून। बोट धीरे धीरे डॉल्फिन पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। सबके चेहरे पे बस एक ही उम्मीद थी, कहीं पानी से वो छोटी सी छलांग मार कर दिख जाए। लेकिन पहले स्पॉट पर किस्मत हमसे थोड़ा रूठ गई। डॉल्फिन का कोई नामो निशान नहीं देखने को मिला। गाइड भैया से मुस्कुराते हुए पूछा, भैया थोड़ा आगे जा सकता हो क्या, 1-2 फोटोज लेनी है। उन्होंने हाँ कहा और बस फिर क्या। जैसे ही मैं बोट के एज पे पहुंचा, हवा तेज थी और पानी की छोटी छोटी बूंदे फेस पे लग रही थी और सामने खुला चिल्का लेक। उस मोमेंट पे लगा ये सिर्फ एक सफर नहीं, एक एक्सपीरियंस है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। चिल्का लेक में छोटे छोटे कई आइलैंड्स है, कुछ तो इतने बड़े कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा गांव हो। थोड़ी देर बाद हमारी बोट भी एक आइलैंड पर रुकी। जैसे ही हम आइलैंड पर उतरे, बस कुछ कदम चलते ही एकदम से नजारा बदल गया। एक तरफ बिल्कुल शांत चिल्का लेक थी और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल का किनारा, जहाँ लहरों का शोर और हवा का झोंका एक अलग ही फील दे रहा था। बीच की वो पतली सी जमीन, एक तरफ सुकून, दूसरी तरफ जुनून। नेचर का परफेक्ट बैलेंस लग रहा था। आइलैंड से निकलते ही सबके मन में बस एक ही एक्साइटमेंट थी, अब बस डॉल्फिन देखना बाकी है। गाइड भैया ने बोला था अगर यहाँ नहीं दिखी तो आज के लिए बस इतना ही। तो सब लोग आंखें पानी पर ही टिकाए बैठे थे। लेकिन बोट जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, एकदम से पानी के अंदर से एक डॉल्फिन ने जंप मारा और सब लोग एक साथ चिल्ला उठे। वो पल बस एक डॉल्फिन देखने का नहीं था, बल्कि उस सफर का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। तब लगा कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही पूरा दिन बना देती है। उसके बाद सबके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। किसी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो कोई बस अपनी आंखों से उस मोमेंट को फील कर रहा था। लेक से बाहर निकल के हम पहुंचे एक म्यूजियम टाइप विजिटिंग सेंटर पर। एंट्री गेट से अंदर जाते ही सबसे पहले नजर पड़ी बड़े एक शीशे के बॉक्स पर, जिसमें चिल्का लेक का पूरा मिनिएचर मॉडल बना हुआ था। आइलैंड से लेके बोटिंग रूट तक सब कुछ। थोड़ा आगे बढ़े तो कांच के अंदर रखे हुए थे कुछ दुर्लभ पक्षी और डॉल्फिन के सुंदर मॉडल, जैसे पूरा लेक एक छोटी सी दुनिया बनकर सिमट गया हो। आखिर में छोटे छोटे टैंकों में तैरती हुई छोटी छोटी असली मछलियां, हर कोने में चिल्का की झलक, उसकी जिंदगी और उसकी पहचान महसूस हो रही थी। वहां से फिर हमें एक रूम में ले जाया गया, जहाँ एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो दिखाई गई। उसमें बताया गया था कैसे एक समय पर चिल्का लेक खत्म होने के कगार पर थी। पानी कम हो गया था, डॉल्फिन और बर्ड्स गायब हो रहे थे और फिशिंग ने लेक का बैलेंस बिगाड़ दिया था। लेकिन लोकल लोगों और सरकार ने मिलकर एक नई कहानी लिखी। सी का माउथ दोबारा खोला गया, फिशिंग कंट्रोल की गई और धीरे धीरे चिल्का फिर से जीवित हो गई। वीडियो देखते हुए लगा यहाँ सिर्फ एक लेक नहीं, एक जीती जागती कहानी है जहाँ जिंदगी ने फिर से जीत हासिल की। बाहर निकले तो सबसे पहले नजर पड़ी एक बड़े से डॉल्फिन के स्केलेटन पर। थोड़ा आगे बढ़े तो शेल्स में ग्लास बॉटल्स रखी हुई थी, उनमें अलग अलग प्रकार की मछलियां और समुद्री जीव प्रिजर्व किए हुए थे। हर बोतल में कहानी, हर स्केलेटन में एक इतिहास। चिल्का का हर हिस्सा कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जीवन, मिट्टी और पानी के बीच का एक अजीब सा रिश्ता। लंबा सफर खत्म हुआ और फाइनली हम वापस पूरी आ गए। और जब लगा कि सब देख लिया, तब पता चला जहां हम रुके थे उसके बिल्कुल पास ही एक पवित्र जगह है, जिसे लोग जगन्नाथ जी का ससुराल कहते हैं। शायद यही उनका आशीर्वाद था कि जाने से पहले उनके दर्शन हो गए। फिर होटल से हमने अपना सामान उठाया और दिल में एक सुकून और हजारों यादें लेकर वापस निकल पड़े। ओडिशा ने सच में दिल जीत लिया। ट्रिप के पूरे एक्सपेंस और ट्रैवल डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसे जरूर चेक करना, काफी काम आएंगे। जाते जाते कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा ताकि ये यात्रा सबके दिल तक पहुंच सके।